हेलो दोस्तों। नो टाइम नो टेंशन ओनली वेलकम टू माय चैनल टारगेट रिवीजन। कहते हैं ना, कामयाबी सुबह की जैसी होती है जो मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि साइंस के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से हैं, तो चलिए उन्हें उन सभी को डिस्कस करेंगे केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जिस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसे आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे, F बराबर R/2 करके हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। F बराबर R/2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? R का वैल्यू, अर्थात वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 32 दी गई है। तो 32/2 करेंगे और इसे जैसे ही कट कीजिएगा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? अर्थात परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थात हवा जिसे निर्यात कहते हैं, निर्वात, हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो इसे ध्यान में रखिएगा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है कौन? तो लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ये आपको बहुत ही बेशक बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। बहुत सिंपल है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? हजामती दर्पण के रूप में होता है, या फिर डॉक्टर लोग अपने दांतों के इलाज में करते हैं, अर्थात उसे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्थात गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। F बराबर R/2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अर्थात क्या होता है, उसमें क्या होता है सर्च लाइट के परावर्तक सतह में? इसे हमेशा ध्यान में रखना है, अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो ध्यान में रखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण के सूत्र में क्या होता है? 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी किस में बनता है? तो समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में आभासी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी होती है और क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दुगुनी होती है कि आधी होती है कि तिगुनी होती है कि चौथाई होती है? तो ध्यान में रखिएगा, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि आपको यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अर्थात एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ध्यान में रखेंगे कैसे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो ध्यान में रखना है कैसा होगा? काल्पनिक और हस्तांतरित होगा। काल्पनिक और हस्तांतरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट है। ईंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? ईंट है। तो ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। अर्थात क्या आप ईंट को देख करके उसके बगल के उसके सामने वाले कोई भी इमेज को देख सकते हैं? सामने अगर ईंट रखा हो तो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यह अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं दिख सकती है।
नेक्स्ट है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। कैसी वस्तुएं होती है? तो दीप्त और प्रदीप्त दोनों होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसे अगर आप बढ़िया से अगर थॉट लगाकर सोचिएगा तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके और इसका आंसर जो होगा करेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? तो ध्यान में रखना है, संयुग्मी संभव किसमें है? तो अवतल दर्पण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो एक उत्तल दर्पण की जब फोकस दूरी जब 20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 40 सेंटीमीटर, इसकी दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा? तो एकदम सिंपल सी है, वह दर्पण कैसा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, अर्थात संभवतः वह दर्पण कौन सा है? समतल या उत्तल है। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो एकदम ध्यान में रखना है, उत्तल दर्पण होगा, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण से कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करती है? तो परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? तो अवतल दर्पण से जो चलती है किरणें वो फोकस से चलती हुई परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो ये इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? एकदम सिंपल है, आंसर नंबर बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। उत्तल से भी कैसा बनता है? तो आभासी ही बनता है, ध्यान में रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसे हजामती के रूप में किया जाता है या फिर इसे डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ध्यान में रखना है, कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सिंपल सी। नेक्स्ट है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में अभी हमने ऊपर चर्चा किया, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में इसका क्या व्यवहार होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो सीधी रेखा में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। जैसे प्रकाश जो है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उसी प्रकार से प्रकाश का भी तरंग क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो ये तो एकदम सिंपल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या ऐसा होता है? 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? तो अपसारित होती हुई लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन होता है, सी नंबर ऑप्शन दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, डी नंबर ऑप्शन वहाँ विस्तरित परावर्तन होता है, वहाँ विस्तृत परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें ध्यान में रखना है, गोलीय दर्पण जो होता है वो परावर्तन का नियम पालन होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो गोलीय दर्पण में दूरियों को किसके सापेक्ष मानते हैं? ध्रुव के सापेक्ष। किसके सापेक्ष मानते हैं? ध्रुव के सापेक्ष। अर्थात 48 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? आवर्धन m बराबर 0 होगा। जब अनंत पे किसी बिंब का प्रतिबिंब बनेगा वो किस में? तो अवतल दर्पण के फोकस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या क्या लगा होता है? तो चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी अर्थात काल्पनिक उसी को कहते हैं सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या होती है? बिंब की स्थिति कैसी होती है? तो ध्यान में रखना है उस समय बिंब की स्थिति कैसी होती है? तो दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एक अवतल दर्पण में वस्तु अर्थात बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी अर्थात काल्पनिक और बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसे रट जाइए, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहाँ पे स्थित होने से इसकी फोकस पे बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। तो ध्यान में रखना है अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो एकदम सिंपल है, डी उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा हुआ आभासी प्रतिबिंब। किस प्रकार आप जान सकते हैं? इसे थॉट कीजिए, जैसे हमारे आगे कोई अगर बस चल रही तो बस के अगर शीशे में उसके अगर ड्राइवर देखेंगे तो हम अगर पीछे हैं तो उनमें हम कैसा दिखेंगे? तो छोटा दिखेंगे। बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, अर्थात निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है आभासी, और उत्तल दर्पण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, परावर्तन का कोण होता है, अर्थात परावर्तन का कोण कैसा होता है? तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन का कोण होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार हमारी सभी क्वेश्चंस जो है समाप्त होती है, और इस प्रकार से हम चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को जितनी भी उसकी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उसे हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।